नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल चोपड़ा। स्वागत है आप सबका इस वीडियो में। दोस्तों, आज मैं वीडियो बना रहा हूँ तो इस टाइम मार्च महीना चल रहा है और टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। तो इस बढ़ते टेम्परेचर के साथ ड्रैगन फ्रूट फार्मिंग में प्रॉब्लम आना स्टार्ट हो गया है। तो प्रॉब्लम नॉर्मली यही है कि प्लांट पीला होके ख़राब हो रहा है। तो इसी पॉइंट के ऊपर इस वीडियो में हम पूरा विश्लेषण करेंगे और मैं मेरा अनुभव और जहां मैं अलग अलग किसानों के साथ घूमा हूं वहां जो मैंने देखा है वो आपके साथ शेयर करूंगा, और जो अलग अलग किसानों के पास से मैंने भी अनुभव लिया है और मैंने भी सीखा है वो सारी टेक्निकल पॉइंट आपके साथ मैं शेयर करूंगा। तो इस पॉइंट को समझने के लिए आप इस वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक ज़रूर देखें। अगर आपने बीच से इस वीडियो को मिस कर दिया तो ये प्रॉब्लम है, उसका सॉल्यूशन या उसका हम केयरिंग कैसे करें ये आपको मालूम नहीं पड़ेगा। तो दोस्तों, अभी तक आप हमारे साथ जुड़े नहीं हैं तो हमारे साथ जुड़ने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बगल वाली घंटी को ज़रूर दबाएं ताकि हमारा हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। दोस्तों, अभी टेम्परेचर बढ़ना स्टार्ट हो गया है। फरवरी से मार्च की तरफ आगे बढ़ रहा है मौसम, और पूरा मौसम भी करवट ले रहा है ठंड से गर्मी की तरफ। तो इस टाइम ड्रैगन फ्रूट का प्लांट है वो डॉर्मेंसी से निकलकर ग्रोथ स्टेज में चला जाता है और ग्रोथ स्टार्ट कर देता है। कई जगह पे ग्रोथ ज़्यादा भी है, कम भी है, ये स्टेज अभी चल रहा है। तो इसी टाइम न्यूट्रिशन और पानी की बहुत ज़रूरत रहती है। उस टाइम हम उसको न्यूट्रिशन और पानी का मैनेजमेंट कर देते हैं तो इसका ग्रोथ अच्छा हो जाता है और इसके बाद में जाके फ्रूटिंग भी हमें अच्छा मिलता है। लेकिन बीच में थोड़ा सा प्रॉब्लम ये आता है कि समर के टाइम पे टेम्परेचर बढ़ने की वजह से इसमें पीलापन हो जाता है और प्लांट है उसकी पत्तियां हैं वो ख़राब होना स्टार्ट हो जाती है। तो उसको हम किस तरीके से रोक के क्या क्या उपाय कर सकते हैं इसके लिए मैंने ये पूरा वीडियो बनाया है। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, मैं अलग अलग पॉइंट आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। दोस्तों, सबसे पहला पॉइंट है शेड नेट। जब टेम्परेचर बढ़ जाता है तो ड्रैगन फ्रूट के प्लांट को बचाने के लिए बहुत किसान इसको उपयोग करते हैं कि अपने फार्म में पूरा शेड नेट लगा देते हैं। जब शेड नेट लगा दिया तो ऑटोमेटिक इमीडिएट टेम्परेचर डाउन हो जाता है। जो डायरेक्ट हीट लगता है प्लांट के ऊपर वो डायरेक्ट हीट बंद हो जाता है, बैरियर आ जाता है एक शेड के रूप में। तो वहाँ से टेम्परेचर इमीडिएट डाउन हो जाता है। ये एक ऐसी टेक्निक है जो आप इमीडिएट कर सकते हो और इसमें आपको पहली बार खर्चा भी ज़्यादा लग सकता है, लेकिन इसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा है। और मैंने अलग अलग किसानों के जगह जाके देखा है, इसके बाद जो उसमें फ्रूटिंग निकलता है वो भी अच्छा निकलता है। तो ये टेक्निक करने जैसी है, लेकिन आप खर्चा उठा सकते हो। तो अगर आप शेड नेट लगाना चाहते हो तो आप ग्रीन कलर की शेड मत लगाइए, ऊपर वाइट वाला शेड ही लगाइए, क्योंकि वाइट वाला जो शेड है उसमें से सनलाइट आकर नीचे गिरता है तो उसका इफ़ेक्ट अलग रहता है, और जो ग्रीन वाला है उसमें से सनलाइट नीचे आता है तो उसका जो इफ़ेक्ट है वो अलग है। तो उसमें वाइट है वो बेस्ट है, तो वाइट कलर का ही शेड नेट आप लगाइए। दूसरा है स्प्रिंकलर। दोस्तों, स्प्रिंकलर ऐसा है कि जब दोपहर के टाइम पे टेम्परेचर बढ़ जाता है उसी टाइम हम स्प्रिंकलर को चालू करेंगे तो प्लांट को एक पानी भी मिल जाएगा और पूरे फार्म में ह्यूमिडिटी का निर्माण भी हो जाएगा। तो उससे टेम्परेचर ऑटोमेटिकली डाउन हो जाता है और हवा में नमी है वो बढ़ जाती है और मिट्टी में पानी की अवेलेबिलिटी भी हो जाती है। तो उस टाइम पानी की भी ज़रूरत है प्लांट को, वो कम हो जाएगी और टेम्परेचर ऑटोमेटिक डाउन हो जाएगा, और जो पीला होके ख़राब हो रहा है ड्रैगन फ्रूट का प्लांट वो भी बंद हो जाएगा। तो आप स्प्रिंकलर लगा सकते हो। शेडनेस से इसमें खर्चा आपको कम लगेगा, लेकिन हर रोज़ दोपहर को 11 से 3 के बीच में जो 2-3 घंटा आप स्प्रिंकलर चला सको उसको आपको मैनेज करना पड़ेगा हर रोज़, क्योंकि जब टेम्परेचर हाई है तो उस टाइम हमें इसके सहायता लेनी है, तो हमें मैनेज करना पड़ेगा। दोस्तों, इस प्रॉब्लम को
शॉर्ट आउट करने के लिए तीसरा ऑप्शन ये है कि हम जब प्लानिंग करते हैं ड्रैगन फ्रूट लगाने का, तो उस टाइम हमने इंटरक्रॉपिंग के लिए कुछ प्लानिंग करके रखा होता, तो इसको हम कुछ हद तक शॉर्ट आउट कर सकते थे। लेकिन टेम्पररी तौर पे आप इसको फेस करना चाहते हो तो इंटरक्रॉपिंग कर दीजिए। कोई भी फसल इसके बीच में लगा दीजिए, जो बीच में जगह है वहाँ पर। वो फसल लगाने से हमारे फार्म का जो क्लाइमेट है वो एक पूरा नमी से भर जाएगा, और दूसरा टेम्परेचर थोड़ा डाउन हो जाएगा, और तीसरा कि जो माइक्रो क्लाइमेट है वो हमारे फार्म में थोड़ा मैनेज हो जाएगा। तो ये प्रॉब्लम हमें बहुत लेवल पे कम हो जाएगी। इसमें दोस्तों समझना भी ये भी है कि एक होता है कि डायरेक्ट सनलाइट प्लांट के ऊपर गिरता है तो प्लांट पहले पीला होता है, येलो कलर का प्लांट होता है। तो दोस्तों येलो कलर का प्लांट होता है, उसमें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि वो प्लांट जैसे क्लाइमेट चेंज हुआ वैसे उसका कलर बदल जाता है, हरा हो जाता है फिर। तो येलो हुआ वहाँ तक प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ओवर हीटिंग जब प्लांट के ऊपर होता है एक ही साइड पे, तो उसी जगह पे पूरा येलो होके ब्राउनिश कलर का अंदर फंगस डेवलप हो जाता है, पूरा गल जाता है। ये प्रॉब्लम चालू होता है, उस टाइम हमें ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। तो उस टाइम हमें टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए और हमारे जो प्लांट है उसको प्रोटेक्शन के लिए इंटरक्रॉप एक ऐसा सहारा है जो कम खर्चे में हम उसको उपयोग कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपको प्री प्लानिंग करना पड़ेगा, करंट टाइम पे आप नहीं कर सकते। दोस्तों चौथा पॉइंट है कि बहुत किसान मार्केट से अलग अलग प्रोडक्ट परचेस करके उसके ऊपर स्प्रे करके उसको क्लाइमेट को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों इसमें मैं थोड़ा कंफ्यूज हूँ, इसलिए इसके बारे में ज़्यादा आपको बता नहीं पाऊँगा, क्योंकि कुछ किसान नेगेटिव है इस पॉइंट के ऊपर, कुछ किसान पॉजिटिव है। तो वो एरिया के हिसाब से क्लाइमेट में फ़र्क रहता है, तो उसका हम परफेक्टली जज नहीं कर पाया हूँ मैं, तो इसलिए मैं इसके ऊपर ज़्यादा आपको बात नहीं कर पाऊँगा। लेकिन बाज़ार से अलग अलग प्रोडक्ट मिलती है, वो ऊपर स्प्रे करते हैं। और एक जगह मैंने ऐसा भी देखा है कि ऊपर पूरा वाइट कलर का एक कवर हो जाता है। तो दोस्तों जब प्लांट के ऊपर वाइट कवर का एक लेयर बन जाता है, तो वो लेयर एक टाइम तक सही है कि जब हम टेम्परेचर कंट्रोल कर रहे हैं। लेकिन इसके साथ ये भी समझना है कि जब हमें प्रोडक्शन चाहिए तो उसी प्लांट को हमें पूरा क्लियर करना पड़ेगा, वॉश करना पड़ेगा, उसके ऊपर पूरा सनलाइट डालना पड़ेगा, क्योंकि इस प्लांट के ऊपर हम सनलाइट नहीं आने देंगे तो ये जो प्लांट है वो मैच्योर नहीं होगा, मैच्योर ब्रांच नहीं बनेगी, तो इसके ऊपर फ्लावरिंग नहीं आएगा, फ्लावरिंग नहीं आएगा तो प्रोडक्शन में प्रॉब्लम होगा। तो ये बात आप पॉइंट करके ध्यान में रखिए कि जब आप ऐसी कोई प्रोडक्ट स्प्रे करते हो तो इस प्रोडक्ट को इसके बाद वॉश करना पड़ेगा, या फिर इसका कोई अलग तरीका आपके अनुभव के हिसाब से इस फार्म के ऊपर उपयोग कर सकते हो। पांचवा पॉइंट है फर्टिगेशन मैनेजमेंट। दोस्तों जब प्लांट डोरमेंसी से बाहर निकल कर ग्रोथ स्टेज में आता है तो उसी टाइम उसको ग्रो करने के लिए फर्टिगेशन की ज़रूरत रहती है, पोषक तत्वों की ज़रूरत रहती है, और इसके साथ पानी भी ज़रूरी है। तो दोस्तों आपने कितना उसको मैनेज किया है या मैनेज करने की कोशिश की, उसके ऊपर भी डिपेंड करता है कि वो प्लांट वेदर के सामने फाइट कर सके। तो जब हमारे प्लांट के अंदर नाइट्रोजन, सल्फ़र, फॉस्फोरस, कैल्शियम और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स बैलेंस बन जाता है, तो ये प्लांट की एक स्ट्रेंथ बन जाती है वेदर के सामने फाइट करने की, टेम्परेचर को टॉलरेंट करने की। क्योंकि जो ड्रैगन फ्रूट का प्लांट है उसके अंदर जो पत्ती है, उसके अंदर का जो पूरा पल्प है वो एक न्यूट्रिशन से भरा रहेगा, तो उसके अंदर ये टेम्परेचर का असर कम रहता है और प्लांट शायद पीला हो सकता है, लेकिन अंदर का जो पूरा लिक्विड बन के फंगस लगता है वैसा प्लांट बहुत कम जगह देखने को मिलेगा जहाँ पर न्यूट्रिशन का मैनेजमेंट रहेगा। तो दोस्तों बेसल डोज के लिए मैंने अलग से वीडियो बनाया है, उसका लिंक आपको आई बटन में दे देता हूँ और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, वहाँ जाके एक बार आप वीडियो देख लीजिए, तो उससे आपको पता चलेगा कि क्या क्या हम खाद मैनेज कर सकते हैं। और दोस्तों और एक पूरा फर्टिगेशन के ऊपर
वीडियो आप चाहते हो तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। मैं कोशिश करूँगा उसके ऊपर पूरा एक वीडियो मेरे अनुभव के हिसाब से आपके साथ शेयर करने की। दोस्तों, छठा पॉइंट है कल्चर। आप कितना आपके फार्म में मैनेज करते हो या फिर कितना यूज़ करते हो। दोस्तों, कल्चर मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ कि जब प्लांट डोरमेंसी से ग्रोथ की तरफ चलता है तो उस टाइम एक मौसम बदलाव होता है, ठंडी से गर्मी का मौसम बदलाव होता है। उसी टाइम बहुत किसानों के जहाँ मैंने देखा है कि ऊपर का जो नया ग्रोथ है वो एकदम क्या है कि हल्का सा ऐसा पतला पतला हो जाता है, टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है। वो सीधी शूट निकलनी चाहिए, वैसी शूट नहीं निकल रही है, वो टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है, उसका ग्रोथ रुक जाता है और वो एकदम नीचे से पतला होता है। तो ये क्या सिग्नल बता रहा है कि उसकी जड़ों में प्रॉब्लम चालू हो गया है। जड़ों में जैसे प्रॉब्लम है तो वहाँ पर हमें ट्रीटमेंट करना बहुत ज़रूरी है। उस टाइम फंगस का क्रिएट होना स्वाभाविक है, क्योंकि उस टाइम जो क्लाइमेट है वो उसकी फेवर में चला जाता है। अगर हमारे फील्ड पे हमारे दोस्त जो बैक्टीरिया और फंगस है वो हमारे फील्ड पे डेवलप होके रहेंगे तो उस टाइम हमारे प्लांट को प्रोटेक्शन मिल जाएगा। तो इसके लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप ट्राइकोडर्मा है, स्यूडोमोनास है, बेसिलोमाइसिस है और वार्म कल्चर है, ये 4 आप 1 बार से 2 बार अप्लाई करना भूले मत। और इसके साथ हर 15 दिन के अंदर पर एकड़ के हिसाब से 200 लीटर जीवामृत बनाते हो तो जीवामृत अप्लाई करिए, या बायो लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाते हो तो बायो लिक्विड फर्टिलाइज़र आप इसमें अप्लाई कर सकते हो, जिसको मैंने एडवांस जीवामृत के रूप में भी प्रेजेंट किया है। तो उसके बारे में आपको ज़्यादा जानकारी चाहिए तो उसका लिंक मैं आई बटन में और नीचे डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, वहाँ जाके आप उस चीज़ को एक बार समझ सकते हो। 7वां पॉइंट है पानी, वाटर मैनेजमेंट। दोस्तों, अगर आपने शेड नेट लगाया है तो पानी थोड़ा आगे पीछे रहेगा या ज़्यादा रहेगा तो प्रॉब्लम नहीं होगा, लेकिन ओपन फील्ड में ड्रैगन फ्रूट का फार्मिंग कर रहे हो और वहाँ पर ओवर वाटरिंग हो जाता है तो वहाँ पर 2 प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाता है। एक तो उसके जड़ों में फंगस लगना स्टार्ट हो जाएगा और उसकी वजह से वहाँ पर उसकी जड़ें डैमेज होना चालू हो जाएगी, और दूसरा ओवर वाटरिंग की वजह से प्लांट ज़्यादा पानी उठा लेगा तो उसके जो पत्ते हैं उसके अंदर पानी की मात्रा बढ़ जाएगी। पानी की मात्रा बढ़ेगी तो ओवर हीटिंग की वजह से वहाँ पर पूरा येलो होके ख़राब होना चालू हो जाएगा, जिसके अंदर फंगस डेवलप हो जाएगी, पूरा वो लिक्विड अंदर भर जाएगा। तो दोस्तों, ऐसा कहीं पे भी होता है तो आप उसको पूरा एक चक्कू लेके उसको ड्रेसिंग करवा दीजिए पूरे फार्म में और उसके ऊपर एक सिस्टमेटिक फंगीसाइड का स्प्रे कर दीजिए, उससे वहाँ पर कंट्रोल मिल जाएगा। अगर आप नेचुरल फार्मिंग कर रहे हैं तो वहाँ पर जीवामृत का स्प्रे कर दीजिए तो भी उसमें कंट्रोल आपको मिल जाएगा। दोस्तों, पानी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है इस ड्रैगन फ्रूट फार्मिंग में, क्योंकि ये जो ड्रैगन फ्रूट का प्लांट है वो कोई बहुत बड़ा पेड़ नहीं बनता, वो एक छोटा सा बेल वर्गीय पौधा है जिसकी जड़ें 2-3 फीट की गहराई तक की जाती है या फिर 2-3 फीट के राउंड में ही फैलती है, उसकी जड़ें डीप नहीं चली जाती। इसके लिए इसको पानी को ऊपर के हिस्सों में मैनेज करना ज़रूरी है और दूसरा न्यूट्रिशन भी इस इतने ही एरिया में मैनेज करना ज़रूरी है, क्योंकि इसका जड़ें बहुत डीप नहीं जाती। तो हमें पानी कितना देना है उस टाइम आप ध्यान रखिए कि जब ओवर हीटिंग का समय चालू है, ज़्यादा गर्मी का मौसम चालू है, उस टाइम मैं सिंपल आपको बताऊं कि हमें ज़्यादा तरस लगी है पानी की और हमारा पूरा गला ये सूख गया है, तो हमें कोई 1 घूंट या 2 घूंट पानी दे देगा तो हमारी तरस नहीं छिपेगी, लेकिन हमारा जो गला है ना वो सूख गया है, वो गीला ज़रूर हो जाएगा। तो बस आप यही बात को ध्यान रख के आपकी जो मिट्टी है उस प्रकार से आप पानी को मैनेज करिए, क्योंकि मैं पानी का इतने दिन में इतना दे दो तो चलेगा ऐसा बताऊंगा तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि बहुत किसानों के जहाँ जो मिट्टी है हैवी ब्लैक सॉइल है तो ज़्यादा पानी पकड़ के रखती है और सैंडी सॉइल है तो वो पानी बिल्कुल नहीं पकड़ती। तो आप आपके खेत के हिसाब से, आपकी मिट्टी के हिसाब से आप ये पानी का मैनेजमेंट आप ऑब्जर्व करके ध्यान रखिए। बहुत कम पानी देना है, कंट्रोल करके देना है, उसको जीने के लिए पानी देना है।
इससे पहले आपके फार्म में पूरा ग्रोथ हो जाना चाहिए। अगर ग्रोथ पूरा नहीं हुआ होगा तो फिर नेक्स्ट सीज़न में फ्रूटिंग का आपको प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा, क्योंकि नई ब्रांचेस नहीं है तो फ्रूट कहाँ से आएगा। अभी मतलब गर्मी की सीज़न स्टार्ट होती है, उसी टाइम जो नए स्प्राउट निकलते हैं वो लंबा हो के बारिश तक वो बढ़ जाता है और उसमें मैच्योरिटी आ जाती है। इसके बाद इसमें फ्लावरिंग निकलना चालू होता है। तो आपके फार्म में नई शूट बड़ी नहीं होती है तब तक आप उस पानी को कंट्रोल मत करिए, क्योंकि पानी उसको बढ़ने के लिए भी ज़रूरी है। तो ये दो चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। पहला कि आपका प्लांट में ग्रोथ कितना हुआ है वो देख के पानी का मैनेज करिए, और दूसरा प्लांट पूरा ग्रोथ हो गया इसके बाद आप पानी को कंट्रोल करिए। ये दो चीज़ आप ध्यान रखिए। 8वां पॉइंट है कास्ट आच्छादन। दोस्तों ये बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि गर्मी की सीज़न में हमारे फार्म में कास्ट आच्छादन बिछा होगा तो जो फार्म का क्लाइमेट है वो डाउन होगा। कैसे कि हमारी जो मिट्टी है वो हीट नहीं पकड़ेगी, तो हीट नहीं पकड़ेगी तो अंदर का जो क्लाइमेट है वो थोड़ा डाउन हो जाएगा। और दूसरा, जहाँ कास्ट आच्छादन हमने किया है तो वो कास्ट आच्छादन कहाँ होता है, जहाँ पौधे की जड़ें रहती है। ड्रैगन फ्रूट की जड़ें ऊपर ही रहती है, वो डीप नहीं जाती। तो इसके ऊपर कास्ट आच्छादन हो गया तो इस कास्ट आच्छादन के नीचे ठंडक महसूस होगी पौधे की जड़ों को, और दूसरा पानी की नमी भी मिल जाएगी। आपको ज़्यादा पानी देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ज़रूरत के हिसाब से प्लांट खुद पानी उठा लेगा। और दूसरी चीज़ कि उसी कास्ट आच्छादन के नीचे बहुत सारे सूक्ष्म जीव डेवलप हो जाएंगे जो आपके लिए काम करना स्टार्ट कर देंगे। तो मैंने ये फील्ड पे जाके देखा है कि किसान ने कास्ट आच्छादन किया है, उसने कम पानी में भी उसका सनलाइट का प्रॉब्लम कम हुआ है, जो न्यूट्रिशन भी बैलेंस करते हैं और पानी का मैनेजमेंट भी करते हैं। तो इसके लिए कास्ट आच्छादन उसको बहुत हेल्प कर रहा है, उसको प्लांट को प्रोटेक्ट करने के लिए। ये बहुत टेक्निकल पॉइंट है, इसके बारे में हम लंबी चर्चा नहीं करेंगे। कभी टाइम मिलेगा तो उसके लिए अलग से वीडियो बना लेंगे और आपके साथ शेयर करूंगा। लेकिन आप इस पॉइंट को हल्का सा मत लीजिए। कास्ट आच्छादन बहुत बड़ा रोल प्ले करता है इसमें, जो हमारा डैमेज होके नुकसान हो रहा है इसको सॉल्व करने में। तो कास्ट आच्छादन आप पूरे फार्म में नहीं कर सकते, तो आपके हिसाब से ट्राई कर सकते हो 1 लाइन, 2 लाइन, 10 लाइन में। फिर आप देखिए एक सीज़न पूरा जाने दो, कास्ट आच्छादन एक बार ख़त्म हो जाता है तो दोबारा कर लीजिए। लेकिन एक पूरा सीज़न आप कास्ट आच्छादन आपके फील्ड पे करके देख लीजिए, तो आपको अनुभव हो जाएगा कि कास्ट आच्छादन कितना काम करता है हमारे पौधे के ऊपर। तो दोस्तों मैंने ये पूरा 8 पॉइंट बताया आपको अलग अलग। उसमें से हो सकता है कि कुछ आगे पीछे हुआ हो मेरी बात करने में और मेरा जो अनुभव आपके साथ शेयर करने में। इसके रिलेटेड आपके पास कोई ऐसा अनुभव है तो मैं स्क्रीन के ऊपर नंबर देता हूँ, वो नंबर पे आप मुझे व्हाट्सएप करके आपकी डिटेल्स भेजिए, या कमेंट बॉक्स में भी आप डाल सकते हो। तो इस आपके अनुभव को हम और किसानों के साथ शेयर करने की कोशिश करेंगे। और दोस्तों आपके फार्म में ये सनलाइट से प्रॉब्लम होता है और आपने क्या क्या किया है उसका भी मुझे फ़ोटो निकाल के स्क्रीन के ऊपर दिए गए नंबर पे आप व्हाट्सएप करने की कोशिश करना, ताकि मैं भी इसको थोड़ा समझ सकूं। हर जगह पर हम फील्ड पे नहीं पहुंच पाते, लेकिन ऐसे एक दूसरे के कांटेक्ट में रह के हम एक दूसरे का अनुभव जानने की कोशिश हमेशा करते रहते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो को मैं यहाँ पर ख़त्म करूँगा। मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।